हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ रहे थे। शब्द निर्माण की ये दो विधि हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा हम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, वैसे तो बहुत सारी जो विधियां हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, उपसर्ग क्या होता है। आपके पास एक मूल शब्द होता है। उस मूल शब्द में जब आप क्या करते हैं, कुछ शब्दांश जोड़ देते हैं, वो भी मूल शब्द के आगे से, वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 प्रकार के उपसर्गों की बात की थी, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग, जिसको कहा जाता है तत्सम उपसर्ग। तो ये जो उपसर्ग हैं, ये तत्सम शब्दों पर लगते हैं या तत्सम जो शब्द हैं उन पर लगाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है तत्सम उपसर्ग। आज की क्लास में हम यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग को पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग डालेंगे, हिंदी के उपसर्ग। तो देखिए, हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि तद्भव जो उपसर्ग है, उपसर्ग से पहले हम तद्भव शब्द, हमने शब्दों की जो है किस भेद पढ़े थे। इसमें आपका उत्पत्ति के आधार पर हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द पढ़े थे। फिर हमने यहाँ पर बनावट के आधार पर आपको शब्दों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो पढ़ा था। फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो है भेद होता है। तो यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और हिंदी में उनको ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाएगा। अब संस्कृत भाषा के ही उन शब्दों में हम कुछ परिवर्तन ला देते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन करते हैं और उनको हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उनको तद्भव जो है शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपके तद्भव उपसर्ग हैं, ये जो है, जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, उनको तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है और उनका तत्सम शब्दों का उपसर्गों का प्रयोग संस्कृत शब्दों के साथ किया जाता था। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको हिंदी शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अध, ये अध जो है आपका क्या है, तद्भव शब्द है, उपसर्ग है। और इसमें जला, अध में आप जला, जला एक शब्द है, ये मूल शब्द है, अध जला। तो ये आपका एक नया शब्द बन गया, अध जला। को आपके पास उपसर्ग है और इसमें चाल, चाल आप जानते हैं, ठीक है ना। तो कुचाल, बिना मांगे, तो बिन मांगे, ये एक नया शब्द यहाँ पर बन गया है। तो आप हेडिंग डालिएगा हिंदी के उपसर्ग और लिखेंगे कि हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जो आपके संस्कृत के उपसर्ग थे उनको हम तत्सम उपसर्ग कहते थे, ऐसे ही हिंदी, जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, उनको तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जबकि तत्सम जो शब्द हैं उनका प्रयोग हमने किसमें किया था, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनमें किया था। यहाँ पर उदाहरण लिख लेंगे, अध धन जला, अध जला, कुधन चाल, कुचाल, बिना धन मांगे, बिन मांगे। अब यहाँ पर आपके पास कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं और इनका यहाँ अर्थ लिखा है, और इन उपसर्गों से बनने वाले नए शब्द कौन कौन से हैं, इन सभी शब्दों को आप लिखिएगा। तो देखिए, अन एक उपसर्ग है, जो कि हिंदी का उपसर्ग है, अन। अन का मतलब अभाव होता है, अन अभाव, ठीक है ना, जिसकी उपस्थिति ना हो, ठीक है, अभाव। तो देखिए, इससे पढ़, पढ़, अनपढ़। तो देखिए, पढ़ आपके पास एक मूल शब्द है, पढ़ना इसका धातु रूप है, ठीक है। अब इसमें इसका जो धातु रूप है वो पढ़ हो जाएगा, पढ़ने का। ये आपका क्या है, एक शब्द है, ठीक है। इसका धातु रूप पढ़ है। पढ़ में आप क्या लगाएंगे, अन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनपढ़, ठीक है। अनबन, ठीक है, बनना। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, जब आप हिंदी के उपसर्गों की बात करते हैं तो आप मूल शब्द के धातु रूप को, ठीक है ना, मूल शब्द के धातु रूप को आप यहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे आपके पास एक शब्द है पढ़ना, पढ़ना आपके पास क्या है, एक शब्द है, इसका धातु रूप हो गया है पढ़, ठीक है। इसका धातु रूप क्या है, पढ़ है। तो पढ़ में आपने अन लगा दिया तो क्या हो गया है, अनपढ़। ऐसे ही बनना एक शब्द है आपके पास, बनना मूल शब्द, इसका जो धातु रूप है वो है बन,
इससे नया शब्द क्या बन गया, अन हमने इसमें उपसर्ग लगाया तो नया शब्द आपका क्या बना, बनना। ठीक है, अब यहाँ पर होनी, अनहोनी, जान, जानना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनजान। और क्योंकि इसका जो धातु रूप है वो जान है, होना, तो इसमें आप अनहोनी, तो इसका ये हो जाएगा आपका अनहोनी नया शब्द। ठीक है, अनकही, तो इससे अन से बनने वाले नए शब्द आपके क्या हो गए, अनपढ़, अनबन। यहाँ ध्यान देना है, जो आपके पास मूल शब्द हैं उसका धातु रूप आप लिखेंगे, मतलब धातु रूप में उसको जोड़ेंगे, किसको, उपसर्ग को। तो अनपढ़ हो गया, अनबन हो गया, अनजान हो गया, अनहोनी, अनकही। ठीक है, इसी प्रकार अध आपके पास एक दूसरा यहाँ पर उपसर्ग है। अध का मतलब हो जाता है आधा, अध का मतलब आधा है, इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, आधा। इसको लिखिएगा, अध का मीनिंग हो गया है आधा। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पहले क्या कहा कि आप शब्दों के मूल शब्द के धातु रूप को खिलना, तो खिला, तो देखिए खिलने का खिला धातु रूप, अध खिला, अध जला, जलना, इसका धातु रूप जला, मरना, इसका धातु रूप मरा। तो देखिए अध खिला, अध जला, अध मरा और अध कपारी। तो इससे बनने वाले, अध से बनने वाले नए शब्द क्या क्या हो गए, अध खिला, अध जला, अध मरा, अध कपारी। ठीक है, अब देखिए उन, उन का मतलब हो जाता है कम, इसका अर्थ है कम, उन का मतलब है कम। और देखिए उनसठ, सठ में, 60 में एक कम, 59, 29, 30 में एक कम, 29। तो इस प्रकार से नए शब्द ये बन गए हैं। कु उपसर्ग से कु का मतलब बुरा, हमने यहाँ संस्कृत में भी पढ़ा था। ठीक है, कुपात्र, कुढंग, कुमार्ग, कुसंग। ठीक है, तो ये कुछ नए शब्द बने हैं कु उपसर्ग से। अब चौ, चौ का मतलब चार से है, चौराहा, चौमासा, इसके बाद चौकोर, चौकन्ना। तो ये नए शब्द बने हैं किससे, चौ से, उपसर्ग से। ति, ति का मतलब तीन, तिमाही। ठीक है, तिराहा, तिपाई, तिकोना। तो तीन कोनों वाला, तीन माहा, तीन राहों वाला, तीन पाई वाला और तीन कोने वाला। तो ये आपका तीन का अर्थ दे रहा है। तो ति से बनने वाले कुछ नए शब्द यहाँ पर हैं। नि का मतलब होता है बिना। ठीक है, हत्था, निहत्था, डर, निडर, कंपा, कम्मा, तो निकम्मा, धन, निधन। चलिए तो लिखें। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भर। भर का मतलब भरा हुआ, भर पेट, जिसका पेट भरा हो, भरपूर। ठीक है, जो पूरा हो, है ना, भरा हुआ हो। भर प्रयास मतलब पूरा प्रयास करना। ठीक है, भरसक, तो इससे जो है नए शब्द बने, भरपेट, भरपूर, भर प्रयास, भरसक। दु का मतलब यहाँ पर आपका बुरा हो जाता है, ये हमने संस्कृत के उपसर्ग में भी पढ़ा था। तो इससे नए शब्द बने दुसह, दुकाल, दुधारी। चलिए, बिना, बिना का मतलब बिना, बिन ब्याहा, बिन कहे, बिन देखा और बिन सुने। तो ये आपके कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं और उन उपसर्गों से बनने वाले कुछ नए शब्द हैं। जल्दी से इसे लिखेंगे। तो कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, इनको आप लिखें। चलिए, अब हमने हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग पढ़ लिए हैं। इससे पहले आपने संस्कृत के उपसर्ग यानी कि तत्, सम आपके जो उपसर्ग हैं उनको पढ़ा, और अभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिनको हिंदी शब्द में जोड़ा जाता है। तो वो जो है आपके किसके, वो आपके तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये आपने कर लिया, यहाँ पर ये सारे इनके जो उदाहरण है उनको भी लिख लिया। अब तीसरा यहाँ पर है विदेशी उपसर्ग। ठीक है, तो विदेशी उपसर्ग जिस प्रकार से जो आपके संस्कृत के उपसर्ग थे उनको हम कहते थे, उसको हमने क्या कहा, तत्सम उपसर्ग।
हिंदी के उपसर्गों को हमने तद्भव उपसर्ग कहा। ऐसे ही जो विदेशी उपसर्ग हैं इन्हें आगत उपसर्ग भी कहा जाता है, यानी कि इनका दूसरा नाम आगत उपसर्ग भी है। विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। अब जो आगत यानी कि जो आए हुए शब्द हैं, अब देखिए जो विदेशी उपसर्ग हैं वो किन किन शब्दों के साथ, देखिए जिस प्रकार से हमने क्या कहा, जो आपके पास संस्कृत के उपसर्ग हैं उनको संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं उनको हिंदी भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है। जो आपके आगत उपसर्ग हैं यानी विदेशी उपसर्ग हैं उनको किन किन भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है, तो अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग जो है किसमें किया जाता है, विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समझ, इसमें ना आप जोड़ेंगे तो ना समझ, हम धन सफर, हम सफर, दम हर दम, तो यहाँ हर हम और ना आपका उपसर्ग लगा है और इसमें जो है कुछ मूल शब्द समझ, सफर और दम, ये आपके कुछ मूल शब्द हैं। चलिए इसको भी लिखिएगा। तो विदेशी उपसर्ग में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। यहाँ पर विदेशी भाषा के शब्दों के साथ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और इन्हें कहा जाता है आगत उपसर्ग भी इनको कहा जाता है। चलिए इसे नोट करें जल्दी। अब इसके कुछ उपसर्ग हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर एन उपसर्ग है और एन का मतलब होता है ठीक। ठीक है, अब एन उपसर्ग से बनने वाले कुछ शब्द आपके यहाँ पर देखिए, एन वक्त और एन मौके, ठीक वक्त और ठीक मौके पर वो वहां पर पहुंच गया है, इस प्रकार से। ठीक है, तो एन का मतलब ठीक है, इसका अर्थ है ठीक, और ये आपका उपसर्ग है। इसके बाद कम, कम का मतलब थोड़ा, आप जानते हैं, कमजोर, ठीक है, कम अक्ल और कम वक्त। ठीक है, गैर, गैर का मतलब बिना, गैर हाजिर, हाजिर ना हो, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी। ठीक है ना, तो ये कुछ शब्द हैं गैर उपसर्ग से बनने वाले। अब देखिए दर, दर का मतलब हो जाता है मैं, दरअसल, ठीक है, और दरख्वास्त। ना उपसर्ग से, ना का मतलब अर्थ इसका, ये तो आपका उपसर्ग हो गया है। ठीक है, और ये इस उपसर्ग का अर्थ है, और नए शब्द जो बने हैं वो ये हैं। तो देखिए ना का मतलब कमी, नादान, ना समझ, ना काफी और नालायक। बा का मतलब हो जाता है सहित, बाकायदा, बाइज्जत और बामसख्त। ये नए शब्द बने हैं बा उपसर्ग से। बद का मतलब बुरा, बदनाम, बदचलन, बदगुमान और बदतमीज, तो ये नए शब्द बने हैं बद उपसर्ग से। बे उपसर्ग ये आपका है, और बे का मतलब बिना, तो बेशर्म, बेपरवाह, बेपर्दा, बेकार, बेकसूर। नीम का मतलब आधा, नीम हकीम, नीम पागल, तो ये आपका नए शब्द बने हैं नीम से। ला का मतलब बिना, लापरवाह, लावारिस, लापता और लाइला, लाइलाज। सर का मतलब मुख्य, तो सरपंच, सरताज। हम का मतलब साथ, तो हम राज, हम दर्द और हम शक्ल, हमदम। हर का मतलब फिर से प्रति, हर दिन, हर रोज, हर एक। खुश का मतलब अच्छा, खुश मिजाज,
खुश दिल और खुशखबरी, खुशबू। तो ये नए शब्द बने हैं इन उपसर्गों से। और साथ में यहाँ पर देखिए सब का मतलब उप होता है, ठीक है। और सब इंस्पेक्टर, सब मजिस्ट्रेट। डिप्टी का मतलब भी उप होता है, तो डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी कलेक्टर। नए शब्द बने हैं डिप्टी से। वाइस का मतलब होता है सहायक, तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। चीफ का मतलब मुख्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चीफ सेक्रेटरी, चीफ जज और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये नए शब्द बने हैं इन उपसर्गों से। यहाँ पर अर्थ जरूर लिखिएगा। बे का मतलब बिना, नीम का मतलब आधा, ला का मतलब बिना, सर का मतलब मुख्य, हम का मतलब साथ, सर हर का मतलब होता है प्रति, और खुश का मतलब अच्छा, सब होता है उप, डिप्टी भी उप हो जाता है, वाइस का मतलब सहायक और चीफ का मतलब मुख्य, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं जो नए शब्द बने हैं इन उपसर्गों से। अब देखिए आपके पास प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्नों के पूछने का तरीका होता है, आपको शब्द दिया जाएगा, आपको इन शब्दों से उपसर्ग निकालने होते हैं। अब पहले मैंने आपको जब हिंदी के उपसर्ग हम पढ़ रहे थे वहां पर भी आपको बताया था कि आप जब भी उपसर्ग निकालते हैं आपका काम क्या है, आपने उस शब्द से एक ऐसा मूल शब्द निकालना है जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे अभिजात था, अभिजात से आपने मूल शब्द, भिजात कोई शब्द नहीं होगा, जात एक शब्द है, सार्थक शब्द है, जात को अलग निकाल दिया तो ये अभी यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाता है। प्रसाधन, प्रसाधन, तो प्रसाधन से आपने प्र अलग कर दिया तो साधन आपके पास मूल शब्द हो जाएगा। संसर्ग, तो सम यहाँ से निकालेंगे तो सर्ग आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। आसमान, समान निकालेंगे आ अलग हो जाएगा, ठीक है। विज्ञापित, तो ज्ञापित को अलग करेंगे मूल शब्द तो भी आपके पास यहाँ पर उपसर्ग बच जाता है, तो इनको आप नोट करें। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से आप जानते हैं भाग्य को निकालेंगे तो दुर, ये आधा रॉ है तो ये दुर यहाँ पर आपका उपसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से दुर्लभ, तो दुर्लभ आप अलग कर दें तो दुर यहाँ पर ये फिर से रॉ है आधा, तो इसको आप फिर दुर प्रकार से ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर से हमने आपने यहाँ पर निर उपसर्ग अलग निकाल दिया, इससे आपने अ उपसर्ग अलग निकाल दिया और यहाँ से प्र उपसर्ग। तो यहाँ आपने जो मूल शब्द है उसका सार्थक अर्थ वाला एक शब्द निकालना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी देखिए, इससे आपने उप को अलग निकाल दिया तो मान आपका अलग हो गया, तो ये आपका उपसर्ग हो जाता है यहाँ पर, ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। और ये आपका शब्द है, और यहाँ आपके पास मूल शब्द रहता है, ठीक है। फिर देखिए इस अमर से आपने क्या निकाल दिया, अ उपसर्ग निकाला तो मर आपके पास यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। फिर यहाँ से आपने क्या निकाला, सौ अलग कर दिया तो आकार हो जाएगा, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो साकार आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इससे फिर आपने आग्रह से आपने आ अलग किया तो ग्रह आपका अलग हो गया, ठीक है। इस शब्द से आप चालन अलग कर देंगे, चालन एक मूल शब्द है तो फिर आपके पास सम, ये देखिए ये आपका सम अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये नियम जो आप यहाँ इस बिंदी को, ये जो मात्रा है इसको आप कैसे लिखते हैं ये नियम पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। प्रवास से आप वास अलग कर देंगे तो प्र आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं, अधिकार,
तो कार अलग निकालेंगे, मूल शब्द कार हो गया और अधि आपका उपसर्ग हो गया है यहाँ पर। फिर देखिए बेहया, हया अलग करेंगे तो बे आपका उपसर्ग। निर्वाह, निर अलग हो जाएगा, आधा रौ है, तो वाह अलग हो जाएगा, ये आपका मूल शब्द हो जाएगा। चलिए इसके बाद नया शब्द आपके पास है संभ्रांत। तो देखिए भ्रांत अलग करेंगे मूल शब्द, तो सम आपके पास यहाँ पर ये उपसर्ग आपको मिलेगा। वियोग से योग अलग करेंगे तो भी आपका उपसर्ग हो जाएगा। बेचैन से आप बे अलग निकाल दें तो चैन आपका यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से अभियान, अभी धन यान, अभियान मूल शब्द यान हो जाएगा और अभी आपका उपसर्ग है। दुर्गम से दुर निकाला तो गम आपका मूल शब्द। विचित्र से भी आपने निकाला तो चित्र। उपनेता से उप को अलग करेंगे तो नेता आपके पास ये आपका क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आगमन, आ धन गमन, अतिथि अधन तिथि, निसंकोच नि धन संकोच, संभावना सम धन भावना, अज्ञात अधन ज्ञात, आशंका आधन शंका, बावजूद बाधन वजूद। इसी प्रकार सम्मान समधन मान, उत्साह उत्धन साह, आग्रह आधन ग्रह। आगे हम इसको कुछ क्वेश्चन आपके करने को मिलेंगे, उनसे आप करेंगे। सुलभ सुधन लभ, प्रसन्न प्रधन सन्न, सत्कार सतधनकार, अनुमान अनुधन मान, निर्मूल निर्धन मूल, परिवार परिधनवार, नियोजन निधन योजन। अब देखिए विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ उपसर्ग संबंधी प्रश्न है। इस प्रकार से आपने तीनों ही प्रकार के जो उपसर्ग हैं उनको हम कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रश्न हैं जो उपसर्ग से संबंधित हैं। तो इन उपसर्गों से आपने क्या करना है, मूल शब्द को अलग करना है और साथ में उनके जो उपसर्ग हैं उनको भी आप लिखेंगे। तो पहला शब्द यहाँ पर आपके पास क्या है, बावजूद। ठीक है, बावजूद और निसंकोच। ठीक है, तो देखिए आप इन शब्दों के उपसर्ग निकालने से पहले मूल शब्द देखिए। तो देखिए आपके पास है बावजूद, ये शब्द है बावजूद। तो इससे आप यदि वजूद निकाल दें तो बा आपका क्या बच जाएगा, आगे उपसर्ग हो जाएगा। तो बा धन वजूद। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, बा धन वजूद। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर उपसर्ग हो गया है बा। यहाँ दूसरा शब्द दिया है निसंकोच, मैं इसी में लिख दूं इसे। तो यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं इस प्रकार से, बा धन वजूद। साथ में आप भी इसे करेंगे। निसंकोच शब्द से आपने मूल शब्द को निकालना है। तो मूल शब्द यहाँ क्या हो सकता है, संकोच। और संकोच को जब आप निकाल देंगे, ये आधा सौ है, इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, निश इसमें हलंत लगा करके धन संकोच। तो यहाँ आपके पास ये तो आपके पास उपसर्ग हो गया है। ठीक है, और धन मूल शब्द, ये आपका उपसर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये तो आपका उपसर्ग हो गया है, धन मूल शब्द। तो ऐसे ही आपने इन सभी को करना है। ठीक है, इनसे उपसर्ग निकालेंगे और मूल शब्द को आप अलग लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बाकायदा।
नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर बाकायदा। तो देखिए यहाँ मूल शब्द आप निकाल सकते हैं। यदि आप कायदा निकाल दें, कायदा एक मूल शब्द है और इससे वाह आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, उपसर्ग। तो वाह धन कायदा, वाह धन कायदा। इसी प्रकार दूसरे शब्द में देखिए प्रतिक्षण। तो इसमें मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा, क्षण हो जाएगा। तो प्रति यहाँ पर उपसर्ग आपका बच जाता है। तो प्रति धन क्षण, प्रतिक्षण। ठीक है। तीसरा शब्द है प्रहार। प्रहार से हार निकालेंगे, प्र आपका उपसर्ग, प्र धन हार। तो ये उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द हो गया है। अनभिज्ञ, अन उपसर्ग हो जाएगा और विज्ञ आपका मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करें इसे। चौथा है आपके पास यहाँ दुर्भाग्य। अब ये जो र लगी है, देखिए जब आप करते हैं ना, ऊपर से देखते हैं तो इजी लगता है, लेकिन जब आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो फिर आपको इजी लगेगा धीरे धीरे और यहाँ से आप सीखेंगे। तो देखिए दुर्भाग्य, तो भाग्य को मैं अलग निकाल दूं यदि, यहाँ पर आपका ये दु है, ये तो आपका दु है और ऊपर आपका र लगा है आधा र, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं हलंत के साथ। साथ में मूल शब्द आपका भाग्य हो जाएगा। ठीक है, कॉमा यहाँ पर है कि अध खिला, तो खिला आपका मूल शब्द और अध आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अध धन खिला। और यदि आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि इस अध खिला में आप उपसर्ग बताइए, तो ये आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे अध लिखना है। ठीक है, तो इसको आप फिर उस समय माइंड में करेंगे। फिर देखिए सुरक्षा और आशंका, शंका। सुरक्षा, सुरक्षा से मूल शब्द रक्षा निकाल दें तो सु आपका क्या हो जाएगा, सु धन रक्षा, ये मूल शब्द है। आशंका, शंका निकालेंगे तो आ अलग हो जाएगा, तो आ आपका उपसर्ग हो गया, आ धन शंका, आशंका, इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर दुर्वचन। तो इसको जैसे हमने दुर्भाग्य का किया था, तो दुर तो वचन को अलग निकाल लीजिएगा। तो दुर आपके पास ये आपका उपसर्ग, दुर्धन वचन, कॉमा। अब यहाँ है सदगति, ये सदगति लिखा है तो गति अलग करेंगे, तो सद यहाँ पर आपका उपसर्ग, सद धन गति, सदगति। ठीक है, अब इससे भी आप आग्रह से आप आग्रह निकालेंगे तो आ आपका उपसर्ग हो जाएगा, धन ग्रह, आ धन ग्रह। विगत, गत को अलग करें तो वि अलग हो जाएगा, धन गत। तो यहाँ पर वि आपका क्या है, उपसर्ग है। चलिए अब यहाँ देखिए निराधार। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे यदि आधार को अलग कर दें तो यहाँ निर आपका आधा बच जाएगा, तब आप उसको जोड़ेंगे तो आपको निराधार मिलेगा, निर धन आधार। तो जब आप इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे ना, तो फिर आपको यही शब्द मिल करके मिल जाएगा, निराधार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए प्रति को अलग करें तो प्रति आपका यहाँ पर उपसर्ग है, साथ में द्वंद्वी, प्रतिद्वंदी, ये आपका अलग हो जाएगा। अब देखिए आपने यहाँ से आगे के जो कुछ और यहाँ पर शब्द हैं, इन शब्दों को आप लिखिएगा। ठीक है, इन शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द आप घर से करके लाएंगे।
ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले शब्द किए हैं, तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप लिखिएगा। और चलिए, नौ से लेके 18 तक आपको करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से आज की क्लास में उपसर्ग, साथ में उपसर्ग के भेद, 3 यहाँ पर उपसर्ग हमने पढ़े, जिसमें हिंदी, संस्कृत और विदेशी उपसर्ग हैं, उनको हमने पढ़ लिया है। कल की क्लास में हम इन एक्सरसाइज को करने के बाद प्रत्यय पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ